दोस्तों, नेक्स्ट हमारा लेक्चर है भारत की भूगर्भिक संरचना का। यानी कि पृथ्वी के गर्भ में भारत की विभिन्न चट्टानें जो पाई गई विभिन्न कालखंडों में, उनके आधार पर किस प्रकार से भारत की स्थलाकृति का निर्माण हुआ है और पृथ्वी के गर्भ में ऐसी कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, उनका क्रम क्या है और उन चट्टानी क्रम के आधार पर किस प्रकार से भारत की इस शैल संरचना का, चट्टानी संरचना का धरातलीय विभाजन हुआ है, इसका अध्ययन हम इस अध्याय में, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यह लेक्चर है भारत की भूगर्भिक संरचना का, यानी कि भारत की पृथ्वी के गर्भ में कौन कौन सी चट्टानों की संरचना देखने को मिली है। तो शुरुआत करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना यहाँ की चट्टानों व उनके युगों के मिश्रण से बनी है। यानी कि दो बातें इसमें आई हैं कि भारत की जो पृथ्वी है या भारत भूमि है, उसके गर्भ में जो भी चट्टानें पाई गई, जितने प्रकार की रॉक्स पाई गई, उनका और उनके युगों का मिश्रण है। यानी कि वो किस एरा की चट्टान थी, किस एरा के रॉक्स थे, उनको मिलाकर के इन दोनों के मिश्रण से हम यह बात अच्छे से समझ सकते हैं कि भारत की भूगर्भिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ है। चूंकि यहाँ आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग की प्रायद्वीपीय चट्टानें तथा क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानें परतदार निक्षेपों के रूप में पाई जाती हैं। दो प्रकार की चट्टानें यहाँ पर मूल रूप से हम समझ सकते हैं, यानी कि शुरुआती विवरण के आधार पर, कि एक तो वो चट्टानें थी जो आर्कियन युग की थी, जो सबसे पुराने क्रम की चट्टानें मानी गई। भारतवर्ष के अंदर जो सबसे पुरानी चट्टानें पाई गई पृथ्वी की संरचना में, उनमें आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, जिनको प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन युग। और जो प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन युग था वह सबसे प्राचीनतम था। वहीं जो क्वाटरनरी युग है, यह सबसे नवीनतम युग है। यह चट्टानी संरचना का कौन सा युग है? सबसे नवीनतम युग है। तो इन दोनों के रूप में जब चट्टानों का हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं सामान्य रूप से कि इन चट्टानों का निर्माण जो है वह परतदार निक्षेपों के रूप में, अवशालनों के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि ये जो चट्टानी क्रम था यह परतदार निक्षेपों के कारण ही दिन ब दिन परिवर्तित होता रहा और आगे बढ़ता रहा, और इसमें नवीन संरचनाओं का क्रम देखने को मिला है। इन्हीं संरचनाओं के आधार पर भारत को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। और चट्टानी संरचना के आधार पर, प्रिय विद्यार्थियों, चट्टानी संरचना के आधार पर भारत की भूभौतिकीय संरचना को, भूगर्भीय संरचना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि भारत के जिन जिन भागों के अंदर ये अलग अलग क्रम की चट्टानें, जैसे आर्कियन क्रम की, प्री कैम्ब्रियन युग की, धारवाड़ क्रम की, कोडप्पा क्रम की, या फिर क्वाटरनरी युग की जो चट्टानें पाई गई, तो ये चट्टानें भारत के कौन कौन से क्षेत्र या प्रदेशों के अंदर पाई गई, इन्हीं क्षेत्र अथवा प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया है इन्हीं चट्टानों की अवस्थिति के कारण। पहला भाग है भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। भारत में दक्षिण की जो प्रायद्वीपीय स्थिति है वहां पर अलग क्रम की चट्टानें पड़ गई हैं, जैसे आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की, जिनका बेसाल्ट और लावा से निर्माण हुआ है। तो ऐसी चट्टानें भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई गई हैं। तो पहला जो भाग इसका विभाजन का है वह है भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा है उत्तर की विशाल पर्वतमाला। हिमालय पर्वत और उसकी तराई वाले प्रदेशों के अंदर किस प्रकार की चट्टानें पाई गई, इनका विवरण हम दूसरे भाग में उत्तर की विशाल पर्वतमाला में देखने को समझ सकेंगे। और तीसरा है उत्तर का विशाल मैदान, यानी कि भारत की हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदानी भागों के अंदर अपना अपवहन करती हैं, तो इस दौरान उस अपवाही क्षेत्र के अंदर जो जो चट्टानें पाई गई, उसका जो तीसरा खंड बनाया गया है वह है उत्तर का विशाल मैदानी भाग। तो मूलतः विद्यार्थियों, हम दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदानी भाग, इन तीनों के अंदर पाए जाने वाली अलग अलग क्रम की चट्टानों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन की शुरुआत करते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार से, कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंदर कौन कौन सी चट्टानें पाई गई हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी चट्टानें पाई गई हैं। तो मूल रूप से हम इसका परिचय जान लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार का। यह गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा या भाग है। जो गोंडवाना लैंड था, उस गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा माना गया है किसे? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को। यानी कि दक्षिण का भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वह गोंडवाना लैंड, जो पूर्व में एक प्राचीन भूमि थी, प्राचीन कालखंड की जो भूमि थी, उसका हिस्सा है। और इस गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय पठार में आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्माण हुआ है।
पहली बात तो समझ में क्या आई कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन युग की चट्टानों से बना हुआ है, और वे जो चट्टानें जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में आर्कियन युग में पाई गई, ये चट्टानें आग्नेय चट्टानें थी। कैसी चट्टानें थी? आग्नेय चट्टानें थी, जो नीस और शिस्ट में बदल चुकी हैं। हालांकि ये जो चट्टानें थी अब ये पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई हैं, इनके अंदर आमूलचूल परिवर्तन हो गए हैं, और अब ये दो प्रकार के अवशिष्टों के रूप में, नीस और शिस्ट के रूप में पाई जाती हैं, नीस या शिस्ट के रूप में देखने को मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना निम्न चट्टानों के क्रम के द्वारा निर्मित हुई है। अब लेकिन जो नीस और शिस्ट से जिन नवीन चट्टानों का निर्माण हुआ है, वे चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार के अंदर जो पाई जाती हैं, तो उनका क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की इन चट्टानों का क्रम क्या है? तो पहला क्रम है प्रायद्वीपीय पठार में आर्कियन क्रम की चट्टानें, यानी कि भारत के दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में पहले क्रम की चट्टानें, जिनको आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा जाता है, उनका अध्ययन करेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीनतम है, ये सबसे पुरानी है, और ये प्राथमिक चट्टानें हैं, यानी कि जो मूल रूप होता है या जो मूल स्तर होता है, मूल स्तर जो होता है, उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी हैं और सबसे प्राथमिक क्रम की चट्टानें हैं। ये चट्टानें आर्कियन क्रम में बुंदेलखंड और वेल्लारी की नीस के रूप में प्राचीनतम मानी जाती हैं, यानी कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है और जो वेल्लारी जो कर्नाटक का क्षेत्र है, वहाँ पर आर्कियन क्रम की ये चट्टानें पाई जाती हैं। बंगाल और नीलगिरी तमिलनाडु में भी नीस की उपलब्धता देखने को मिलती है, और बंगाल की पहाड़ियाँ जो हैं और जो नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी नीस की उपलब्धता इन चट्टानों की संरचना में देखने को मिलती हैं, इसलिए इनको आर्कियन युग की चट्टानें कहा गया है। और मूल बात यह है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं है, वहाँ पर जीवाश्म नहीं है, बल्कि ये जीवाश्म विहीन या हीन है, इनमें जीवाश्म की उपलब्धता नहीं है, यानी कि इनके अंदर कहीं भी फॉसिल्स की उपलब्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों के क्रम में धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की चट्टानें? धारवाड़ क्रम की। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन, पहली जो चट्टानें थी आर्कियन क्रम वाली, इनका जब अपर्दन हुआ और इनका जब निक्षेपण हुआ, यानी कि ये जब कटाव से टूटती रही और निक्षेपण, जब टूटने के पश्चात जो इनकी नवीन संरचना बन के आती है, जो क्रिस्टल्स के रूप में, जब वो परत दर परत एक दूसरे पे जमते हुए एक नई चट्टान का रूप निर्धारण करती है, यही निक्षेपण है। इसलिए आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म हुआ। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें परतदार चट्टानी संरचना का रूप अख्तियार की हुई हैं, और इनमें कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र, वेल्लारी जिला, अरावली की श्रेणियां, बालाघाट, रीवा मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर में इनकी उपलब्धता सर्वाधिक देखने को मिलती है। यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें मूल रूप से कर्नाटक का धारवाड़ जिला और वेल्लारी जिला, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो श्रेणियां हैं वे बालाघाट मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर झारखंड के अंदर इस क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। यह भारत का सर्वाधिक खनिज भंडार की चट्टानें मानी जा सकती हैं। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं वे भारत के सर्वाधिक खनिजों को अपने आप में समाहित किए हुए हैं, जिनमें मूल रूप से लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण की उपस्थिति देखने को मिलती है। तीसरी है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। पहली थी आर्कियन, दूसरी धारवाड़ और अब तीसरी है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, यानी कि कुड़प्पा चट्टानें। ये धारवाड़ कर्नाटक के अपर्दन व निक्षेपण से इनका जन्म हुआ है, यानी कि धारवाड़ जो कर्नाटक का जिला है वहां पर जब ये चट्टानें पाई गई थी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो उनका जब अपर्दन हुआ और फिर उनका निक्षेपण हुआ, यानी कि वे टूटकर क्रिस्टल के रूप में बनी, फिर दोबारा से उनकी परतदार संरचना जमीन के ऊपर तह बनाने लगी या जमीन के नीचे तह बनाने लगी। इससे उनका एक परतदार स्वरूप निकल के सामने आया, और जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नई जो बनी परतदार संरचनाओं के रूप में, वे भी फॉसिल्स लेस थी, उनके अंदर भी कहीं भी जीवाश्म की उपस्थिति नहीं देखी गई। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कृष्णा नदी की घाटी में, नन्नामलाई की पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश में, पापाघानी और चेयार घाटी में पाई जाती हैं। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? कृष्णा नदी की घाटी में, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश के जंगलों या वनों के अंदर, पापाघानी और चेयार घाटी में इनकी उपलब्धता मिलती है। नेक्स्ट है विंध्य क्रम की चट्टानें। पहली चट्टानें कौन सी हैं? चौथी चट्टानें कौन सी हैं? विंध्य क्रम की चट्टानें।
और जो विंध्य की चट्टानें हैं ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक फैली हुई हैं। यानी इनका जो विस्तार है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यूं तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन राजस्थान के अंदर भी चित्तौड़गढ़ से इनकी शुरुआत होती है और यहाँ से ये चट्टानें बिहार के सासाराम जिले तक देखने को मिलती हैं। विंध्य की चट्टानें परतदार चट्टानों में इनमें बलुआ पत्थर की उपलब्धता है और विंध्य की चट्टानों के अंदर जीवाश्म की कहीं बात नहीं की गई है, बल्कि इस विंध्य की चट्टानों के अंदर पर्वतीय भागों में बलुआ पत्थर की उपलब्धता देखने को मिलती है और दक्कन ट्रैप से आच्छादित हैं। वहीं विंध्यन जो क्रम है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों को पूर्ण रूप से अपने आगोश में लिया है दक्कन ट्रैप ने। किसने? दक्कन ट्रैप ने। यानी कि जो मालवा का पठार है उसके आगोश में या उसके नीचे दब गई हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो इस प्रकार से ये 4 प्रमुख चट्टानी स्वरूप है जिनके अंदर आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ये किस क्षेत्र में पाई गई हैं? सबसे पहले जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंदर इस क्रम की चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है। नंबर 5वें क्रम की चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनके बारे में देखते हैं। कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक युग तक इनका निर्माण हुआ। ये सबसे प्राचीन स्वरूप वाली चट्टानें थी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और ये कार्बोनिक युग से लेकर, कौन से युग से लेकर? कार्बोनिक युग से लेकर जुरासिक युग तक, कार्बोनिक युग से लेकर ये जुरासिक युग तक देखने को मिली है। इनमें कोयला की सर्वाधिक उपलब्धता देखने को मिलती है। भारत का 98% कोयला जो है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। यानी कि मूलभूत बात यह है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें जिनका शुरुआत जो है जो कार्बोनिफेरस युग से लेकर के जुरासिक युग तक माना गया है, इन चट्टानों के अंदर कोयले के असीमित भंडार पाए गए हैं। भारतवर्ष का जो 98% जो कोयला है वह खनन के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त किया जाता है। इस क्रम की चट्टानों का स्वरूप परतदार होता है, लेयर्स वाला होता है। मछलियां और रेप्टिलिया वर्ग इन क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। यानी कि मछलियां और रेप्टिलिया वर्ग मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जलीय उपलब्धता भी इन चट्टानों में सर्वाधिक है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंदर जलीय उपलब्धता सर्वाधिक पाई गई है और यही कारण है कि इन चट्टानों में मछलियां और रेप्टिलिया वर्ग सर्वाधिक देखने को मिलता है। दामोदर, महानदी, गोदावरी व इसकी सहायक नदियों में ये सर्वाधिक पाई जाती हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि जब रेप्टिलिया वर्ग और जब मछलियां सर्वाधिक पाई गई हैं तो जरूर इनका निर्माण नदी घाटियों के रूप में हुआ है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जिन नदी घाटियों में हुआ है उनमें मूल रूप से दामोदर, महानदी, गोदावरी, दक्षिण की गंगा और सहायक नदियों में देखने को मिलता है। छठी जो ट्रैप है, जो छठे क्रम की जो चट्टानें हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में, वे दक्कन की या दक्कन श्रेणी की, या यूं कहें कि दक्कन के पठार के अंदर प्रायद्वीपीय पठार का एक उपांग है दक्कन का पठार, और वहां पर जो दक्कन ट्रैप की शैलें या चट्टानें पाई जाती हैं उनको देखते हैं। मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटिशियस कल्प में इनका निर्माण हुआ। सबसे पहली बात है कि जो महायुग था वो महायुग था मेसोजोइक, और मेसोजोइक महायुग में जो क्रिटेशियस जो कल्प है, क्रिटेशियस जो कल्प या युग है उसके अंदर दक्कन के पठार की चट्टानों का निर्माण हुआ है या दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ है। विदर्भ क्षेत्र में लावा के उद्गार से विस्तृत क्षेत्र में इनका विस्तार हो गया, और विदर्भ महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर जब बड़े पैमाने पर ज्वालामुखियों का प्रस्फुटन हुआ तो उस प्रस्फुटन से बहुत बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र के अंदर इनका फैलाव हुआ। इन चट्टानों के अंदर चूंकि ये लावा से बनी हुई हैं, लावा के उद्गार से निर्मित हैं, तो दक्कन का पठार है वह लावा निर्मित है। किससे निर्मित है? लावा से बना हुआ है, इसलिए इसमें बेसाल्ट लावा का जमाव मिलता है। कौन से लावा का जमाव मिलता है? बेसाल्ट लावा का जमाव मिलता है। इससे पूर्व राजमहल ट्रैप या राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण जुरासिक युग में ही हो गया था। यद्यपि दक्कन के पठार या दक्कन ट्रैप में पाए जाने वाली चट्टानों का पूर्ववर्ती भाग राजमहल की पहाड़ियों के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि वहां पर इससे पूर्व में ही उसका निर्माण जुरासिक युग में हो गया था। हालांकि इसका जो अध्ययन है दक्कन ट्रैप का वह हम फिलहाल जिस क्रम में पढ़ रहे हैं या जिस युग में पढ़ रहे हैं वह कहलाता है महायुग मेसोजोइक में और क्रिटेशियस युग में या क्रिटेशियस कल्प में। यानी कि इन दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण मेसोजोइक महायुग के क्रिटेशियस
युग में हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। जब हमने 6 प्रकार के क्रम की चट्टानों का अध्ययन जब किया है तो अब हम जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार जो 6 प्रकार की चट्टानी संरचनाओं से निर्मित हुआ है, इसका आखिरकार महत्व क्या है। क्योंकि हमने इसके बारे में यह भी पढ़ा है कि प्रायद्वीपीय पठार के अंदर कोयले के प्रचुर भंडार हैं, यहाँ पर जलीय उपलब्धता है, बहुत सारी नदियों की उपलब्धता है और यहाँ पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति भी देखने को मिली है। ज्वालामुखी से निर्मित ये संरचनाएं या चट्टानें भी हैं। अब आखिरकार इसका क्या क्या महत्व हो सकता है कि यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के क्रम की जो चट्टानें हैं या प्रायद्वीप ये जो पठार है उसका हमारे यहाँ पर क्या महत्व है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जलप्रपातों की उपलब्धता है। यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं प्रायद्वीपीय पठार में, जिससे जल विद्युत उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक खड्डों से तालाबों की अधिकता देखने को मिलती है और यहाँ पर इसी चट्टानी क्रम में प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे गहरे गार्ज और खड्डे देखने को मिलते हैं। इससे उन खड्डों के अंदर जो पानी भरता है वर्षा ऋतु का या अन्य दूसरा बहा कर लाया गया पानी उनके अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो इससे तालाबों का निर्माण हुआ है और इससे बड़े पैमाने पर सिंचाई की सुविधा वहाँ के काश्तकारों या किसानों को उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट है दक्कन के लावा पठार से अपक्षय और अपरदन द्वारा काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और जो जिस दक्कन ट्रैप की हम अध्ययन कर रहे थे, जिस दक्कन ट्रैप का या दक्कन के पठार का जहां हम अध्ययन कर रहे थे, वहां देखने में ये आया था कि वहां उस ट्रैप की चट्टानों के अपक्षय और निशालन से जो परतें बनी, उन परतों से कट कट करके जो मिट्टी के अंदर नए कण समाहित हो गए, उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ और इस काली मिट्टी से दक्कन के पठार में कपास की जो खेती है वह बहुतायत से की जाती है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाटों पर समतल उच्च भागों में लेटेराइट मिट्टी की अधिकता देखने को मिलती है, इसलिए वहां पर मसाले, चाय और कॉफी का उत्पादन बहुतायत से किया जाता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के शेष भाग में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियां आदि उत्पादित की जाती हैं और प्रायद्वीपीय पठार का इसके अतिरिक्त जो भाग है वहां पर हमारे को मोटा अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियां आदि की खेती बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में, पश्चिमी घाट के जो अधिकाधिक वर्षा वाले जो प्रदेश हैं जहां पर अधिक बारिश होती है वहां पर सागवान, देवदार, आबूनस, महोगनी, चंदन, बांस आदि सदाहरित वन देखने को मिलते हैं। क्योंकि पश्चिमी घाटों पर जो ग्रीष्मकालीन मानसून की आवक होती है बड़े पैमाने पर होती है, मानसून वहां पर बहुत जल्दी पहुंचता है और बहुत लंबे समय तक टिका रहता है, लंबे समय तक वहां पर बारिश होती रहती है, इसलिए वहां पर अधिक वर्षा वाले वन पाए जाते हैं जिनमें सागवान, देवदार, आबूनस, महोगनी, चंदन, बांस आदि के पेड़ों की बहुतायत देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आंतरिक भागों में अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण घास भूमियों की उपलब्धता देखने को मिलती है। वहीं भारत के मध्यवर्ती दक्षिण मध्यवर्ती भागों में जहां पर प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है वहां पर जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है, कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में एक बात सहज रूप से समझ आती है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं और इसलिए वहां पर पशुपालन को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार सोना, चांदी, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला और मैंगनीज से संपन्न पठार है। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके अंदर इन तमाम खनिजों की उपलब्धता प्रचुरता से देखने में मिलती है। वस्तुतः जर्मनी के रूर प्रदेश की तर्ज पर भारत का छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को क्यों कहा जाता है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत के दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अभिन्न अंग छोटा नागपुर का पठार झारखंड, बिहार या झारखंड, ओडिशा के अंदर जिस प्रकार की चट्टानों का क्रम पाया गया है उन चट्टानी संरचनाओं में विभिन्न खनिज यथा सोना, चांदी, तांबा, मैंगनीज, यूरेनियम, बॉक्साइट और कोयला अधिकाधिक पाया जाता है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। इस तरीके से आप अपना उत्तर लिखेंगे। खनिज आधारित उद्योगों का विकास, और चूंकि इस क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर खनिज पाए गए हैं इसलिए उन खनिजों की अधिकाधिक उपलब्धता के कारण यहाँ पर उद्योगों का भी विकास स्वाभाविक रूप से बहुत तेजी से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के तटीय भागों में खाड़ियां और लेगून झीलों का निर्माण हो गया है और प्रायद्वीपीय पठार के जो तटीय प्रदेश हैं, चाहे वह पश्चिमी तट हो चाहे पूर्वी तट हो, इन तटों के ऊपर
बहुत सारी खाड़ियों का और लैगून झीलों का निर्माण हुआ है और इनके निर्माण से इनमें बंदरगाहों और पोताश्रयों का निर्माण संभव हो सका है। जब लैगून झीलें और खाड़ियां बन गई तो वहां पर पोताश्रय बन गए, जहां पर जहाज खड़े हो सकते हैं, आश्रय पा सकते हैं। वहां पर बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण भारत सरकार के द्वारा या यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा सका है। इससे क्या हुआ है कि नौवहन जो व्यापारिक क्षमता है वह सुदृढ़ हुई है। तो इस प्रकार से प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, हमने जाना है कि प्रायद्वीपीय पठार का महत्व किस प्रकार से होता है। दूसरा भाग जो हम पढ़ेंगे भारत के चट्टानी स्वरूप का, वह है उत्तर की विशाल पर्वतमाला, यानी कि उत्तर में जो विशाल पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला, उसके बारे में कि हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं या हिमालय पर्वत के अंदर या हिमालय के खंडों उपखंडों के अंदर जिन जिन चट्टानी स्वरूप को देखने को मिलता है उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। वस्तुतः भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विशाल क्षेत्र में इनका निर्माण हुआ है। पहली बात तो यह है कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला के क्षेत्र में जिसमें हिमालय पर्वत प्रमुख है, वहां पर इस क्रम का निर्माण होता है, एक दीर्घ ऐतिहासिक काल में हुआ है। और जो हिमालय क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के अधीन हुआ है। इस संबंध में कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत तथा मॉर्गन व आइजैक का प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य पाया गया है। दो महत्वपूर्ण भू सन्नति सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। पहला तो था जो भूसन्नति का सिद्धांत, और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी का। तो कोबर जो महान भूगोलविद थे उन्होंने तो भूसन्नति का सिद्धांत दिया, वहीं पर मॉर्गन और आइजैक ने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया। भूसन्नति से क्या तात्पर्य है? भूसन्नति का मतलब होता है पर्वतों का पालना। कोबर ने ऐसा कहा कि जहां पर विभिन्न क्रम में चट्टानें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रम में, या यूं कहें कि वे अलग अलग ऊंचाइयों वाली पर्वत श्रेणियां जिस क्षेत्र में पाई जाती हैं और उनके बीच में जो जगह होती है उसे भूसन्नति का नाम कोबर ने दिया था। भूसन्नति होती है लंबे, सक्रिय व छिछले जलीय भाग, यानी कि दो पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच में या दो लघु श्रृंखलाओं के बीच में नीचे जो जमीन में खड्ड टाइप या एक लघु मैदान का जो स्वरूप होता है जिसमें बड़े पैमाने पर जल की या अन्य निशालित पदार्थों की उपलब्धता पाई जाती है, यही भूसन्नति कहलाता है। मान्यता है कि टेथिस भूसन्नति जो उत्तर के अंगारा लैंड तथा दक्षिण के गोंडवाना लैंड को पृथक करती थी। टेथिस भूसन्नति भारत ये प्रायद्वीप पर पाई गई। टेथिस भूसन्नति का निर्माण हिमालय पर्वत में हुआ था या हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में हुआ था। और जो टेथिस भूसन्नति थी इसके बारे में मान्यता थी कि उत्तर में जो अंगारा लैंड था, यानी कि उत्तर की जो पर्वतीय भूमि थी उसको अंगारा लैंड कहा गया, वहीं पर दक्षिण की जो पर्वतीय भूमि थी उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। कौन सा लैंड कहा गया? गोंडवाना लैंड। तो उत्तर की पर्वतीय भूमि अंगारा लैंड और दक्षिण की पर्वतीय भूमि गोंडवाना लैंड, इन दोनों को पृथक करने का काम जिसने किया वह भूसन्नति टेथिस भूसन्नति। टेथिस भूसन्नति जो कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला का हिस्सा है, इसके बारे में हम आपको बता ही रहे हैं कि इस भाग में इसके दो भाग देखने को मिलते हैं। टेथिस भूसन्नति जो थी वह उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड को बीच में से विभक्त करती है। और टेथिस भूसन्नति जब धीरे धीरे इसका भराव हुआ, जो पूर्व में ऐसा माना गया कि इससे हिमालय का निर्माण हुआ, तो वो कैसे हुआ कि जहां टेथिस भूसन्नति थी उसके अंदर अवसादों का आवक हुई बड़े पैमाने पर और इससे वह जमा हो गए और अवतलन हुआ, यानी कि भूमि का उठाव हुआ और इसके कारण पृथ्वी पर हिमालयी पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, यानी कि उसके उठाव से ही हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। परिणामतः क्युनलुन और हिमालय कराकोरम का निर्माण हुआ। ये दो पर्वत श्रेणियां जो हिमालय कराकोरम और क्युनलुन जो पर्वत श्रेणियां थी, इनका निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया से अप्रभावित क्षेत्र तिब्बत का पठार के नाम से जाना गया। यद्यपि जो टेथिस भूसन्नति वाली जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया से कुछ अप्रभावित क्षेत्र भी थे जो हिमालय श्रृंखला का ही हिस्सा रहे। उनमें तिब्बत का पठार था जहां पर भूसन्नतियों का अवशालन या वहां पर उनमें अवसादन की प्रक्रिया नहीं हुई और इसलिए वहां पर भूमि का खिसकाव नहीं हुआ। परिणामतः तिब्बत का पठार अप्रभावित रहा। नेक्स्ट है मॉर्गन और आइजैक के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, मॉर्गन और आइजैक ने जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया उसके अनुसार भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट की ओर अग्रसर हुई।
और जब प्लेट विवर्तन, विवर्तन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक के चट्टानों की परतीय संरचना में बदलाव होना, और यही विवर्तन उत्तर पूर्व दिशा के अंदर जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर खिसकी तो इनकी निकटता और इनके वलन से ऊपर या नीचे इनके घुमाव के कारण हिमालय का उत्थान शुरू हो गया। सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन और ओल्गासीन में वृद्ध हिमालय का निर्माण हुआ, ऐसा मानना था मॉर्गन और आइजैक का। मॉर्गन और आइजैक ने, जो भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि सेनोजोइक जो महायुग था उसके इयोसीन और ओल्गासीन दो युगों के अंदर वृद्ध हिमालय का निर्माण इसी भूसन्नति के भराव से और प्लेट विवर्तन के कारण हुआ। मायोसीन युग के अंदर, मायोसीन कल्प के अंदर लघु हिमालय का निर्माण हुआ और प्लायोसीन कल्प के अंदर शिवालिक या लघु हिमालय का निर्माण, उप लघु हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय क्षेत्र में भूकंप, नदी मार्ग विचलन से, झील निक्षेप करेवा से वर्तमान में भी हिमालय का उत्थान जारी है। यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के अंदर जो जो दो पर्वतों के बीच में भूसन्नतियां पाई जाती हैं, वहां के अंदर नदियों का जो मार्ग है उसके विचलन होने से, नदी मार्ग में बदलाव होने से, अथवा समय समय पर बहुत ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र हिमालय श्रृंखला को माना जाता है, तो वहाँ पर जो अनेकों भूकंप आते हैं उससे भी वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रृंखला में इस प्रकार के उत्थान देखने को मिल रहे हैं। अब जानते हैं, चूंकि हमने उत्तर की विशाल पर्वतमाला के बारे में पढ़ा है, जो दूसरा प्रमुख भाग है भारत की भूगर्भीय संरचना का, तो अब इसमें हिमालय जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसका भारत के लिए क्या महत्व है। यहाँ पर भारत की प्राकृतिक व राजनीतिक सीमा का निर्धारण होता है। पहली बात तो हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला से भारत की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा का निर्धारण होता है। यानी कि भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, इस प्रकार के राष्ट्रों से अलग करने का काम हिमालय पर्वत ही करता है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से पृथक निर्माण। हिमालय पर्वत श्रृंखला ही एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है, या हिमालय पर्वत वह है जो भारत को एशिया महाद्वीप के अन्य देशों से अलग करने का काम करता है। हिमालय पर्वत से भारतीय जलवायु का निर्धारण हुआ है, क्योंकि वर्षा काल में तो यह हमारी सहायता करता है। जो उत्तर पश्चिम से या दक्षिण पश्चिम से आने वाली तेज हवाओं से जो भारत के अंदर मानसून का प्रविष्टि होती है, जब ये तेज हवाएं हिमालय पर्वत श्रृंखला से जाकर ऊपर शीर्ष पे टकराती हैं, तो इनके वापस टकराने से जो हवाएं ठंडी होती हैं वह जलवाष्प का ग्रहण कर यहाँ पर भारी बारिश अनेक क्षेत्रों में कराती हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में ये काफ़ी मददगार होती है। दूसरा है शीत ऋतु में कवच का काम। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तरी ध्रुव से आने वाली तेज तर्रार और ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करने का काम भी करता है। नेक्स्ट है नदियों को सतत वाहिनी बनाने में सहायक। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं पर या हिमालय पर्वत पर अविराम चलने वाली बर्फ की परतों से लगातार उनके पिघलने से हमारी हिमालय की जो नदियां हैं वह सतत वाहिनी बनी हुई हैं। फलतः सिंचाई परियोजनाएं, जल विद्युत, नहरें और कृषि विस्तार में हमारे को सहायता मिलती है। इससे हमारे क्या क्या फायदे हैं? एक तो हमारी सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वे लगातार अपने उत्थान पर हैं, अपने यूँ कहें कि विकास की राह पर हैं। दूसरा है जल विद्युत का बड़े पैमाने पर हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियों के जल से होता है। वहीं नहरों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर जल की आवक या जल की उपलब्धता कम है वह संभव हो सका है, और इन नहरों के निर्माण से ही कृषि विस्तार में हमारे को मदद मिली है। नेक्स्ट है हिमालयी नदियों से अवसाद की उपलब्धता। हिमालय की नदियां जो ऊंची श्रृंखलाओं से बहकर नीचे मैदानों में जब उतरती हैं तो अपने साथ तेज बहाव में बहुत सारे अवसाद और बहुत सारी उर्वरक चीज़ों को लेकर आती हैं। इससे उत्तरी भारत के अंदर जलोढ़ का निर्माण होता है, और ये जलोढ़ जो मैदान होते हैं ये काफ़ी उर्वरक होते हैं, ये काफ़ी उर्वर होते हैं। इनमें उर्वरकता जो होती है वह बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हिमालयी नदियों के द्वारा अवसादों के लाने से उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जो काफ़ी उपजाऊ है और काफ़ी प्रभाव उत्पादक है। नेक्स्ट है कोबाल्ट, निकिल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, विस्मथ, कोयला और पेट्रोलियम की उपलब्धता भी इस उत्तर के विशाल मैदान से ऊपर हिमालय की तराई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। वन संसाधन, सागवान, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नेलिया और बांस के वृक्षों की बहुतायत इस क्षेत्र में हमारे को मिलती है। हिमालय पर्वत औषधियों का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार है। यहाँ पर शीतोष्ण घास की भूमियाँ
पाई जाती हैं, जिसके ऊपर पशुपालन काफ़ी हद तक निर्भर रहता है। यहाँ हिमालय के वनों में जंगली जीव जंतुओं का आश्रय घर भी हिमालय पर्वत की विभिन्न तराई और अन्य दूसरे क्षेत्र हैं। हिमालय पर्वत जैव विविधता का विशाल भंडार है। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा भंडार देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर जैव बायोडाइवर्सिटी काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत के महत्व की अगर बात की जाए उत्तर की विशाल पर्वतमाला के उपांग के रूप में, तो हम यह सहज आसानी से समझ सकते हैं कि हिमालय पर्वत का भारत के लोगों या भारत की जलवायु या भारत के जनजीवन पर किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भाई, तीसरा जो है हमारी भूगर्भिक संरचना का पार्ट है, वह है उत्तर भारत का विशाल मैदान। भारतीय भूगर्भिक संरचना का तीसरा महत्वपूर्ण कारक जहाँ पर अलग प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं, वो किस प्रकार की चट्टानें हैं, यह क्षेत्र कैसा है, इसके क्या क्या फायदे हैं और हमारे को इससे किन चीज़ों में मदद मिली है, यह सब हम पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान में। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण क्वाटरनरी यानी कि आधुनिक युग में, क्वाटरनरी यानी आधुनिक युग में, नियोजोइक महाकल्प या महायुग में हुआ है। इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण क्वाटरनरी आधुनिक युग के नियोजोइक महाकल्प महायुग में हुआ है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लेस्टोसीन और होलोसीन। इसके दो भाग हैं। क्वाटरनरी नियोजोइक महाकल्प जो है, नियोजोइक यानी नवीन युग, नवीन महायुग, इस महायुग के दो उपांग हैं, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। इन दोनों कालों के अंदर उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसमें भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना का रूप हमारे को देखने को मिलता है, जो नियोजोइक महाकल्प की जो भूगर्भ संरचना थी। तो इस नियोजोइक महाकल्प की भूगर्भिक संरचना के अंदर हमारे को नवीन भूगर्भिक संरचना देखने को मिली है। टेथिस भूसन्नति के छिछला होने से, यानी कि उसमें उठाव होने से, तथा हिमालयी दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा निर्मित अवसादों से इसका जन्म हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण, या यूं कहें कि इसका जन्म कैसे हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो ये सीधा सा है कि हिमालय की भूसन्नति का छिछला होना या उसका कम गहरा होना और दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, उनके द्वारा जो अवसाद लाए गए, उनसे इसका निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र के अंदर नदियों द्वारा जलोढ़ों का निर्माण किया गया है, यानी कि यहाँ की नदियाँ जो हैं, जो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को बहा कर लाती हैं और इससे यहाँ की मिट्टी के अंदर उनकी घुलनशीलता के कारण या उनके मिल जाने से यहाँ पर जलोढ़ का निर्माण हुआ है। इन जलोढ़ों को दो नाम दिया गया है, जो प्राचीन और नवीन होते हैं। प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहा गया है और नवीन जलोढ़ संरचनाओं को खादर कहा गया है। इस क्षेत्र में, यानी कि उत्तर के विशाल मैदान क्षेत्र में, प्राचीन जलोढ़ों के निर्माण के दौरान और वनों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, जो प्राचीन जलोढ़ संरचनाएं थी, उनका निर्माण होने से, वनों के दब जाने से, बड़े पैमाने पर जब नदियों का तेज बहाव था, बहुत तीव्र गति से जब नदियां बहती रही, बड़े पैमाने पर पानी की आवक थी, बहुत बड़े पैमाने पर अपने साथ अपरदन से, कटाव से जो अवसाद लाए गए, उनसे यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम का क्षेत्र भी निर्मित हुआ। और उसका एक कारण था कि बड़े पैमाने पर जमीन के अंदर घास भूमियाँ और वन दब गए और उनके अंदर जब कालांतर में प्रक्रिया शुरू हुई और जब उनकी आंतरिक संरचनाओं में विदलन हुआ, इससे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण या कोयला या पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति हमारे को उत्तर भारत के विशाल मैदानों से मिलती है। अब हम जानते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्या महत्व है। जब उत्तर भारत के विशाल मैदान को हमने पढ़ ही लिया है कि इसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के द्वारा बहाए गए अवसादों और उत्तर भारत में भूसन्नतियों के छिछला होने से हुआ है। यह मैदान काफ़ी उर्वर है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो जलोढ़ जिनसे निर्माण हुआ है जलोढ़ों का, उन जलोढ़ों के निर्माण से यहाँ पर दो संरचनाएं देखने को मिली, प्राचीन जिसको बांगर कहा गया और आधुनिक संरचना जिसे खादर कहा गया। इसी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे वनों के दब जाने से कालांतर में उनके अंदर रासायनिक प्रक्रियाओं के निर्माण के द्वारा बहुत सारे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अब इसका महत्व पढ़ेंगे। मृदा से फसलों का प्रचुर उत्पादन। यहाँ की मिट्टी चूंकि उर्वर है, उत्तर भारत के विशाल मैदान की मिट्टी में उर्वरता देखने को मिलती है, तो उर्वरक जो मिट्टी है
उससे यहाँ पर फसलों का बहुतायत से उत्पादन होता है। इससे पशुओं को आहार की प्राप्ति होती है। यहाँ की जनसंख्या को, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी आबादी उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्रों में फैली हुई है, तो उस जनसंख्या का पोषण होता है, क्योंकि उस पर कृषि विस्तार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि उद्योगों का विकास यहाँ पर बड़े पैमाने पर हुआ है। कृषि आधारित प्राथमिक क्षेत्र के विकास होने से यहाँ पर उससे संबंधित उद्योगों की भी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है नदी क्षेत्र। नदी क्षेत्रों के कारण यहाँ पर नहरों का निर्माण हुआ है। बहुत सारी सतत वाहिनी नदियों के होने से उत्तर भारत के विशाल मैदान में अनेक क्षेत्रों के अंदर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नहरें निकाली गई हैं। इससे सिंचाई और नहरी परिवहन का कार्य भी सुगमता से देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के अंदर भूमि जल की विशाल उपलब्धता पाई गई है, यानी कि भूमि के ऊपर जो जल है या भूमि का जो अववहन जो दायरा है सतह के ऊपर, वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। इससे यहाँ पर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की जाती है। जब भूमि जल की विशाल उपलब्धता होती है, इससे यहाँ पर सिंचाई को बड़े पैमाने में अपनाया गया है। जब जल की प्रचुर उपलब्धता है तो सिंचाई आसानी से की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है, और पेयजल आपूर्ति है वह आसानी से की गई है। यहाँ पर नदी की आधिक्यता के कारण मत्स्य पालन संभव हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी सतत वाहिनियाँ नदियाँ होने के कारण मत्स्य पालन जो है वो बड़े पैमाने पर पनपा है, उसका विकास हुआ है मछली पालन का। नेक्स्ट है अवसादी भूगर्भिक स्थिति में पेट्रोलियम पदार्थों की अधिक संभावना है। जैसा हमने बताया था कि बहुत तेज बहाव वाली नदियों के बहाव के कारण कालांतर में यहाँ पर सैकड़ों लाखों की संख्या में पेड़ पौधों के दब जाने से रासायनिक प्रक्रिया के कारण यहाँ पर पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। यहाँ पर पेट्रोलियम और तरल पदार्थों का यहाँ पर जन्म हुआ है, यहाँ पर उनको जमीन से निकाला गया है। और नेक्स्ट है भूसमतलन के कारण या भूसमतल होने के कारण यहाँ पर सड़क और रेल परिवहन का विकास भी सर्वाधिक हुआ है। जहाँ पर भूमि का समतलीकरण होता है, जब भूमि समतल होती है, ऐसे क्षेत्रों में सड़क और रेल मार्ग की अधिकाधिक विकास की संभावनाएं होती हैं। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में उक्त प्रकार की संरचनाओं और उपलब्धियों के कारण इन तमाम चीज़ों का विकास आसानी से संभव हो पाया है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, भारत की भूगर्भीय संरचना का निर्माण विभिन्न चट्टानों के क्रम के साथ साथ अलग अलग भागों में 3 प्रमुख क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला उत्तर भारत का विशाल पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इन तीनों ही भागों के अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्रम की, अलग अलग युग की चट्टानों की उपलब्धता, उन चट्टानों का स्वरूप, उनकी प्रकृति, उनका संगठन और उनके विस्तार के कारण अलग अलग प्रकार की भूमियों का निर्माण हुआ, अलग अलग प्रकार के स्वरूपों का निर्माण हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता अथवा कम उपलब्धता के कारण अलग भू संरचना के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग संसाधनों की प्राप्ति हमारे को हो सकी है। तो इस प्रकार से यह थी पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना या भारत की भूगर्भिक संरचना।